चलो भाई, हमारा हो चुका है, हेनरी लो हो चुका है। हमें क्या करना है? राउल्ट्स लो करना है आज, ठीक है। सुना है राउल्ट्स लो? सुना है किसी ने? राउल्ट्स लो सुना है भाई? नहीं सुना? नहीं सुना? सुना? ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हुआ क्या है कि लिक्विड ही हमारा क्या है? सोल्यूट है, और लिक्विड ही हमारा क्या है? सोलवेंट है। इतना क्लियर है? साफ साफ दिख रहा है भाई? सॉल्यूशंस में तो एक सोल्यूट होगा, एक सोलवेंट होगा। तो ये एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसी को पता है इसका मतलब? तो याद है? नहीं याद है? कुछ आइडिया है क्या है इसका मीनिंग? हाँ ठीक है, ठीक है, इनका आंसर जो बॉईल हो सके। क्या हो सके? जो ऐसे लिक्विड्स विच कैन बी बॉइल्ड, ठीक है। अब कौन से लिक्विड्स बॉईल होंगे? लिक्विड की बात कर रहा हूँ। जैसे वाटर है, जान तो आप डेली बॉईल करते हो, इसे करते हो ही घर में। यूरिया बॉईल किया है कभी आपने? यूरिया बॉईल हो सकता है, ये भी तो लिक्विड है। मन में आएगा हो सकता है, बट यूरिया कैन नॉट बी बॉइल्ड। हर वो चीज़ जो लिक्विड है वो बॉईल नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल। इस नॉन वोलेटाइल ये क्यों है? इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जो पानी होगा ना वो तो बॉईल हो जाएगा, यूरिया में वाटर भी होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इतने ज़्यादा होते हैं वो बचा लेते हैं बॉईल होने से। चिपक जाएगा वो आपके बर्तन पे, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो है, आप देखना, व्हेन यूरिया इज बॉइल्ड, वो आपको दिखाएगा पूरा करके कि कैसे दिखता है। तो यहाँ पर हम कुछ वोलेटाइल लिक्विड्स के हम नाम जानेंगे। जैसे वाटर हो गया आपका, ठीक है। और क्वेश्चन में जिसके आगे उसने लगा दिया वोलेटाइल लिक्विड, तो वो क्या होगा? वोलेटाइल मानना पड़ेगा आपको। ये कहीं लिख दे भाई यूरिया ही कोई लिख दे वोलेटाइल, तो मानना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो चलो बच्चों वाले चीज़ें हो गई कि वोलेटाइल मतलब क्या? जो बॉईल हो सके। लेकिन बॉईल कौन होती हैं चीज़ें, ये आपको पता होना चाहिए। बॉईल वो होती हैं चीज़ें जिनके पास वेपर प्रेशर होता है। जो चीज़ क्या हो सके? वेपर प्रेशर जिनका एग्जिस्ट करे। क्या एग्जिस्ट करे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, बॉईल होके क्या बनेगा? ये लिक्विड को बॉईल कर दो, क्या बनेगा? गैस बनेगा। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके बीच में ये चीज़ एग्जिस्ट हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो प्रेशर होगा ना वो क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। समझ आई बात? तो वेपर प्रेशर होना चाहिए जो भी चीज़ बॉईल हो सके। बॉईल मतलब वोलेटाइल लिक्विड। इतना क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं, हमें जो पढ़ना था, दैट इज क्या पढ़ना है अभी हमें? राउल्ट्स लॉ। अब आपको ये पता लग गया कि जो हमने दोनों लिक्विड लिए हैं, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट, वो दोनों वोलेटाइल हैं। राउल्ट्स लॉ किसके लिए लगता है? फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए लगता है, ठीक है ना। इसने ये कहा कि आपके पास एक सोलवेंट है, एक सोल्यूट है, सोल्यूट सोलवेंट जैसे भी आप लिखो, ये क्या बनेगा? आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, बन जाएगा ना। इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसको हम लिख देते हैं Pa। इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसको क्या लिख दिया? Pb।
और क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं तो ये क्या बनाएंगे आपका, इनको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट नहीं है राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि जो इनका वेपर प्रेशर होगा या पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मोल फ्रैक्शन में। आपको पता होगा आपको नहीं पता होगा, एक्से को आप मोल फ्रैक्शन लिख तो देते हो, बोलते हैं ना मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na/Na+NB, ये भी आपको पता है, पता है। अच्छा, तो ये मोल फ्रैक्शन कौन से फेज में होता है ये आपको नहीं पता होगा। ये मोल फ्रैक्शन होता है आपका एक्वस फेज में या लिक्विड फेज में। सुना आपने, ये चीज आपको नहीं पता होगी। ये जो फॉर्मूला हमारा लगता है ना, ये मोल फ्रैक्शन किसके लिए लगाते हैं, लिक्विड फेज या एक्वस फेज में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉलिड का मोल फ्रैक्शन नहीं होगा। शुगर है, उसको डिसोल्व कर दिया वाटर में, मोल फ्रैक्शन तो निकल जाएगा, लेकिन अब शुगर क्या बन चुकी है, लिक्विड में आपका कन्वर्ट नहीं मतलब घुल चुकी है, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं ना। ठीक है, अच्छा, तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दी राउल्ट्स ने। पीबी क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सबी के। एक्सबी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 NB/Na+NB, या बोले तो 1 - x। ये तो याद है ना करो फॉर्मूले वगैरह। अच्छा, आप ये जानते हो कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं क्या लगा देते हैं, कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट आपको पता होने चाहिए। तो जब आप PA को लिखोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट जो लिखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, P0A। और PB को क्या लिखेंगे, P0B XB। इतना आपको याद होना चाहिए। तो रटने वाली बात होगी कि भाई क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे, बता रहे हैं मैम, बता रहे हैं, ये तो मतलब फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। अब मुझे बताऊंगा ये सब नोटेशन जो है वो क्या है। तो जो भैया P सॉल्यूशन है तो आपको दिख रहा है कि PA+ PB होगा। PA का फॉर्मूला क्या बना दिया हमने, P0x से। PB का फॉर्मूला क्या है, क्या दिया इसने, PA+ PB। हाँ, क्या बना वो, P सॉल्यूशन या मिक्सचर या फिर P टोटल बना। ये आपको किसी भी हालत में रटा होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कैसी बात कर रहे हो, राउल्ट्स लॉ का। अरे किसका फॉर्मूला है, P सॉल्यूशन का। कब, लिक्विड सिस्टम के लिए। कैसे हम पहचानेंगे कि ये फॉर्मूला लगने वाला है, बताता हूँ। फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला रट सकते हो ना। अब हम चलते हैं इनकी नोटेशंस पे। नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए, मैं एक की लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। PA को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल, या पार्शियल वर्ड आप हटा भी सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ A। ठीक है, X से आप जानते हो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होती है समझने में, P0A P0B को। P0A भी क्या है आपका, P मतलब प्रेशर को ही डोनेट करता है, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ A ही है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये आपका है इन इट्स प्योर फॉर्म। जैसे मैं आपसे पूछूं वाटर की प्योर फॉर्म क्या है, बताओ, लिक्विड है ना। तो जब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तब जो उसका प्रेशर जो मापते हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, हम नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि इसको हम बॉईल कर देते हैं। अब आपको पता नहीं होगा बॉईल करते वक्त कितना प्रेशर होता है, कितना होता है पता है। जब बॉईल होती है चीज़, जो बॉइलिंग पॉइंट आपका बनता है वो कौन से प्रेशर पे बनता है, आपको याद है,
नहीं याद है? मैं सब बता रखा है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। 1 atm, कोई भी चीज कब बॉईल होती है? जब उसका प्रेशर कितना हो जाए? 1 atm। तो इसके लिए 1 atm किसका काम करेगा? P नॉट ए का। किसका काम करेगा? P नॉट ए का। इन इट्स प्योर फॉर्म और एट आ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आप लिख लो पूरा। कैसे लिखेंगे? तो राउट्स लॉ की स्टेटमेंट है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids comma the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in liquid phase। ठीक है, तो यहां से आपने राउट्स लॉ की स्टेटमेंट क्लियर है? यही थी जो बताई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगी, फॉर्मूला समझ गए? ठीक है, अच्छा ये मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज पीए। क्या है भाई पीए? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए या सिंपल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये आपको पकड़ लेना है कि पी नोट ए इंटू एक्स ए को पी ए लिखेंगे सिर्फ, पी नोट बी इंटू एक्स बी को क्या लिखेंगे? पी बी लिखेंगे। क्लियर? इसको हम पी टोटल से लिख देंगे। किसको? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कोई पी नोट वी नोट नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या है भाई ये? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अभी आपने एक्स ए को क्या लिखा था? मोल फ्रैक्शन इन एक्वस फेज या लिक्विड फेज। जब वेपर बन जाएगा कोई लिक्विड तो उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इजी है, वाई ए, इसको लिखते हैं मोल फ्रैक्शन किसका? ए का इन वेपर फेज। कोई बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? डाल्टन्स लॉ पता है? कल बताया भी था, परसों तरसों किसी ने बताया था, आपको याद है? परसों तरसों हुआ है ये, याद है? नहीं याद है? पी ए अपॉन पी टोटल हमने ऐसे पढ़ा था, पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल। ठीक है, फर्क क्या है पता है? जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक्स ए लिखा गया था तब, अभी मैंने यहाँ पर वाई ए लिखा। फर्क ये था कि जब एक्स ए लिखा गया था वो ऑलरेडी गैसेस थी। क्या थी? गैसेस थी। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? अभी लिक्विड्स पढ़े हैं आपने, ये गैसेस में नहीं है। समझ रहे हो बात को? अंतर क्या है? डाल्टन्स लॉ कब लगता है? जब आपका क्या प्रेजेंट हो? वेपर प्रेजेंट हो। क्लियर हो रहा है? तो लिक्विड को क्या बना दिया? वेपर बना दिया। तो वेपर बन जाता, तब हम यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, यूजिंग राउट्स लॉ, हम कैसे निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वाई ए होगा पी ए अपॉन पी टोटल। पी ए मैंने क्या बताया था अभी?
पी नोट ए इंटू एक्स ए अपॉन में पी टोटल। सिमिलरली वाई बी, बी का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या होगा, हाँ जी वही पी बी अपॉन पी टोटल, यानी पी नोट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल। तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाई ए अगर आपने इससे निकाल लिया तो वाई बी को क्या करोगे, 1 माइनस वाई ए अगर आप कर दो तो वाई बी आ जाएगा। इनको जोड़ोगे ना तो आपका 1 ही आएगा। वाई ए प्लस वाई बी, हमेशा वो जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम कितना होता है, 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या बता रहा था मैं, और ये आप जानते ही हो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है ना। एक ही मोल फ्रैक्शन आप निकालते हो, बाकी को निकालने के लिए पहले वाले को 1 में से माइनस कर देते हो। लिख लो इसको। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ और देख लो आप, ग्राफ भी आपको बनाने आने चाहिए। जैसे मान लो ये आपकी पी ए की लाइन है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये हमने पी ए की लाइन मानी है तो मैं एक्स ए को 1 मान रहा हूँ, एक्स बी को क्या मानेंगे फिर 0 हो जाएगा। मतलब इस लाइन पे क्या है आपका, सिर्फ ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब पीछे आपने ये पढ़ लिया कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स ए। तो एक्स ए अगर 1 होगा तो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, पी नोट ए आएगी। अगर ये आपका 1 हो जाएगा तो आपका सिर्फ पी नोट ए बचेगा ना। और मैंने आपको बताया था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपकी इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, एक्चुअली ये ग्राफ दो ग्राफ का सबमर्जन है। यहीं पे हम किसकी लाइन बनाएंगे, पी बी की। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक्स बी को 1 रखेंगे तो एक्स ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका कहीं यहाँ जाके मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन। दिस पॉइंट इज पी नोट ए एंड दिस पॉइंट इज पी नोट बी। सॉरी, इस लाइन पे पी नोट ए होगा, इस लाइन पे पी नोट बी होगा। ठीक है, ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये जो चीज़ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पी नोट ए है, और ये इतना बड़ा डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ये पी नोट बी है। इनकी कुछ वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये आ रहा है पी नोट ए इंटू एक्स ए और ये आ रहा है पी नोट बी इंटू एक्स बी, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी है, 1 है। आप मल्टीप्लाई करो या मत करो। तो ये जो पॉइंट्स हमें बता रहे हैं ये हमें पी नोट ए और पी नोट बी एक्स बी यानी पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी बता रहे हैं। कैसे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो दिस इज पी टोटल, और पी टोटल आप जानते हो कितना था, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ग्राफ बुक में बना हुआ है, बुक से बना लेना। हम करते हैं क्वेश्चन, ग्राफ नहीं आएगा पेपर में, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.5 है ये। ठीक है, इस पर पढ़ लो और इसको सोल्व करते हैं। फटाफट इसको पढ़ लो, दिख रहा है ना भाई। वेपर प्रेशर ऑफ क्या दे रखा है, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, दोनों के फॉर्मूले दे रखे हैं। एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 25.5 ग्राम ऑफ CH_Cl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा लंबा चौड़ा। अब देखो सोल्व कैसे करना है और पहचानना कैसे। यहाँ पे देखो पहचानोगे कैसे। इसमें आपको दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, दो कंपाउंड दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं, क्लोरोफॉर्म दिख रहा होगा एक, और डाइक्लोरोमीथेन दिख रहा है। किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, लिख देना लेट ए इज इक्वल टू, ए मान लिया, और बी क्या मानेंगे फिर। क्लियर, फॉर्मूला दिख रहा है इन दोनों का। तो फॉर्मूला होता है तो हमारे पास क्या होता है, मोलर मास। इसका मोलर मास बताओ कितना होगा, और इसका मोलर मास बताओ कितना होगा।
दूसरा पेन कहाँ गया? दूसरे वाला। इसका आएगा 119.5 ग्राम पर मोल और इसका आएगा 85 ग्राम पर मोल। क्लोरीन का 35.5 होता है, भूल गए हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं इस पे। क्या इसका गिवन मास है और इसका गिवन मास है? क्या है बताओ, कितना है? CHCl3 का कितना दिख रहा है? 25.5 ग्राम और इसका इतना। क्लियर हो गया? अगर गिवन मास और मोलर मास है तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये आएगा कितना? 25.5 डिवाइड बाय कितना आएगा? ये डिवाइड करें तो 0.213। डिवाइड गलत मत करना। और एन भी कितना आएगा? 40 अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, कितना आएगा ये? डिवाइड करेंगे तो 0.47 मोल। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना तो ढूंढ लिया ना हमने आराम। इतने तो हम कई बार कर चुके हैं, इतना पोर्शन हम कई बार कर चुके हैं। अच्छा, अब चलो ठीक है, हमें निकालना क्या, अब ये भी पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पी सॉल्यूशन निकालना है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है पी सॉल्यूशन का आपने? पी ए प्लस पी बी, यानी पी नोट ए इंटू एक्स ए। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना? एक्स ए और एक्स बी आ सकता है, एक्स ए निकाल सकते हैं हम। एक्स ए निकल जाएगा, कैसे निकलेगा बताओ? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अगर हम कर दें तो नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। एन ए कितना है? 0.213। एन ए और प्लस एन बी कितना है? जैसे हम सोल्व करेंगे इसको, कितना आएगा बताओ? CHCl3 को माना है ना ये, हाँ ये आ जाएगा 0.312 अप्रोक्स। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर सकते हो भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी यार इतनी। एक्स भी कितना आएगा? 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस 312 कितना आएगा ये? 0.8। एक्स भी आ गया और भैया एक्स से आ गया। आ गया? अच्छा, ये और ये हमें पता लग चुका है। और किसकी रिक्वायरमेंट है? और हमें क्या ढूंढना है? ये और ये हमें पता लग चुके हैं। पी नोट ए और पी नोट बी भी पता करने पड़ेंगे ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। क्या हमें पी नोट ए दे रखा है और क्या हमें पी नोट बी दे रखा है? अगर ये नहीं दे रखे होंगे तो पी सॉल्यूशन निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता। तो ढूंढते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे प्रेशर को? तो प्रेशर की मैंने कई सारी यूनिट्स लिखवाई थी आपको, तो इसमें ढूंढो भाई कहाँ पर प्रेशर की कोई यूनिट लिखी हुई है। mmHg दिख रहा है, वैल्यू तो चलो बाद में कर लेंगे। और ये भी mmHg दिख रहा है, दोनों क्या है? प्रेशर है। अच्छा, और आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये टेम्परेचर मेंशन कर दिया। तो इस टेम्परेचर पे इनका इतना प्रेशर है, रिस्पेक्टिवली वर्ड बताता है, जो पहले लिखा उसका पहले होगा। तो क्लोरोफॉर्म को हमने ए माना है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो 200 mmHg लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? और पी नोट बी का 415 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है इसमें? तो जब भी टेम्परेचर वो मेंशन करेगा तो 99% चांस है कि आपको नोट लगाना पड़ेगा वहां पे। ये नोट पी नोट ए पी नोट बी। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा है? नहीं आ जाएगा पी सॉल्यूशन, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। कितना आएगा बताओ? पी नोट ए 200, एक्स ए कितना था?
पी नोट बी कितना है 415 और एक्स बी कितना है। अच्छा, इसकी एक्स ए और एक्स बी की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। तो जो प्रेशर की यूनिट होती है वही पुट करोगे, और दोनों की यूनिट क्या थी? सेम थी। तो लास्ट में क्या ऐड कर दोगे आप? एम एम एच जी। अब सुनना, ये जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होके, ये आएगी पूरी पी ए, गलत कह रहा हूँ? और ये जो वैल्यू आएगी पूरी, ये क्या आएगी? पी बी, है ना? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या करेंगे? सोल्व कर देंगे। तो हमारा जो पी सॉल्यूशन आएगा वो लिख देते हैं 347.9 mmHg आएगा। ये तो आंसर हो गया। कैलकुलेशन बची अब इसमें, और कुछ नहीं बचा। और पी ए हमारा आएगा 62.4 और पी नोट सॉरी पी बी आएगा 285.5। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, दिस इज पी ए, इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ कितनी आई 62.4। आपको मेरे पे शक है तो आप करके देखो ना। 624 नहीं आ रहा है? ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये भी लिखना जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है? इन वेपर फेज। तो अब तो लिखना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पर एक चीज मिस हो गई, क्या? mmHg। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी वाई ए पूछ रहा है, वाई भी पूछ रहा है, सॉरी पी ए अपॉन पी टोटल। वाई ए भी बताया था। पी ए कितना है? mmHg से mmHg कट जाएगा, ऊपर भी प्रेशर नीचे प्रेशर, कितना आएगा ये? तो ये आ रहा है आपका 0.18 अप्रोक्स। ठीक है। वाई भी कितना आएगा बता सकते हो? 1 माइनस वाई ए कर देंगे, 0.18 को 1 में से माइनस करा तो 0.82 आंसर। 3 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आएगा ये। 3 नंबर नहीं ले सकते इसमें? ले सकते हो ना। इजी था। बस आपको क्या करना था? चीजें ढूंढनी थी। जैसे ही पी नोट ए मिल गया ना आपको और पी नोट बी मिल गया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में बस ये था कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आना चाहिए। गलत कह रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन जिसको मान लो पी नोट ए और पी नोट बी मिल भी गए और मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं आता तो क्या करेगा वो? नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। कितने? 2 का हो चाहे 3 का हो, इससे मैं भाई जो पूछेगा वो बताओगे आप। जो चीज़ पूछेगा वो बताओगे, चाहे वो 2 नंबर में दे, चाहे वो 3 में दे, चाहे वो 5 में दे।